हाँ जी बेटा, शुरू करें। देखिए बेटा, जैसा कि हम पहले से चलते आ रहे हैं, सिंगल शॉट में हम पूरा चैप्टर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोगों की भी ये रिक्वेस्ट थी और चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है, तो हो सकता है इसमें एक शॉट से ज़्यादा भी हो जाए। कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज़ थोड़ा सा ढंग से समझ में आ जाए। वैसे तो इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ हम कुछ ना कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं कि जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो सबसे पहले हम एक जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, कि एक सही, एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की क्या विशेषता होती है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है स्टेबिलिटी। क्या होना चाहिए? वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। और जैसा कि डीएनए में आप देखते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड है और एच बॉन्ड है, इसकी वजह से वो स्टेबिलिटी उसके अंदर है। ठीक है। और दूसरा है एबिलिटी टू रेप्लिकेट। खुद का रेप्लिकेशन जरूर होना चाहिए। अगर खुद का रेप्लिकेशन नहीं करेगा, खुद की कॉपी नहीं बनाएगा, तो फिर वो नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से एज जेनेटिक मटेरियल, बिहेव नहीं कर पाएगा। अब इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाला जो सिस्टम है, आप देख पाते हैं ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये देख पाते हैं ना। तो इसके चलते मतलब एरर लेस जो है वो रेप्लिकेशन इसमें होता है। रेप्लिकेशन को हम आगे डिटेल से देखेंगे। तीसरी जो चीज है, म्यूटेशन एबिलिटी, यानी उसके अंदर चेंज करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि इन्वायरमेंट बदल रहा है, उसकी परिस्थितियां बदल रही है। अगर उनके साथ वो एडजस्ट होना चाहता है, तो उसमें वेरिएशन जब तक नहीं आएंगे तब तक वो एडजस्ट नहीं होगा। और जो चौथी चीज है वो इंफॉर्मेशन स्टोरेज। इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करने का सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, और आप देखते हैं कि जेनेटिक कोडिंग के जरिए वो इंफॉर्मेशन को स्टोर एंड ट्रांसफर दोनों काम करता है। ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आप इन चारों चीजों को बखूबी आप इसे डिस्क्राइब करेंगे तो बढ़िया रहेगा। वैसे जेनेटिक मटेरियल के रूप में हम तो यहाँ डीएनए को ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक जगह आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। आगे अगर कोई रेफरेंस आएगा तो उसे जरूर डिस्कस करेंगे, अन्यथा लास्ट में मैं बता दूं। अब जेनेटिक मटेरियल जो है, अगर हम बात करें तो वो डीएनए है। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़ करके। अब उसमें अगर डीएनए है, तो अगर हम उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही, डीएनए को कैसे खोजा, तो उसमें ये कुछ चीजें आती हैं कि डीएनए प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आता है वो किसका एक्सपेरिमेंट आता है? ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट आता है। इसमें आपको याद होगा, इन्होंने किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था? चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा बैक्टीरिया दिया था? स्ट्रेप्टो। हाँ, ठीक है। न्यूमोनिया कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है वो इन्होंने दिया था, और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो एक निष्कर्ष यही निकाल पाए कि इनमें कोई न कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है। ठीक है। उस उस जो प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, जो कुछ भी कारण है, उसकी नेचर को ये नहीं बता पाए थे कि वो क्या है। इन्होंने यही बताया कि भाई एक सॉल्यूशन था जिसमें जो जैसे वायरल जो थे ना बैक्टीरिया, उनको हीट किल किया, और उनके साथ अगर नॉर्मल बैक्टीरिया को डाला गया तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे वो वो जो वायरुलेंट हो गए। ठीक है। तो सिर्फ इसलिए इन्होंने ये कहा जो हीट किल्ड बैक्टीरिया थे, वायरुलेंट, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जिसने सिंपल बैक्टीरिया को वायरुलेंट में चेंज कर दिया। सिर्फ इतना ही बता पाए। इसके बाद डीएनए को एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में एस्टेब्लिश करने का जो काम किया था वो एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने किया था। इन्होंने क्या किया था
कि जो सॉल्यूशन उन्होंने लिए थे, ग्रिफिथ ने लिए थे, उनके अंदर वेरियस एंजाइम्स, डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज का प्रयोग करके ये तय कर दिया था कि डीएनए ही एक ऐसा मटेरियल जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक मेन कंस्टिट्यूएंट था। इसका मतलब डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वहां पे काम कर रहा था। ठीक है। इसके बाद हर्शे एंड चार्ल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफाज वाला, जिसको ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ये मैंने बताया था आपको कि वो एक किचन ब्लेंडर का क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल किया था। और उसके अंदर आप अगर देखोगे तो जो बैक्टीरिया थे, जैसे ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के ऊपर क्या है, बैक्टीरियोफाज का इन्होंने प्रयोग किया था, और इसी का ही फर्दर एक्सटेंड करके इन्होंने ये पता लगाया था कि इनके अंदर जो ये मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, ये जो मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं, इसकी नेचर क्या है, वो वही क्या है, डीएनए। ये पता लगा किचन ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट से। ठीक है। देखिए, इसके बाद आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस के अंदर, जैसे टोबैको मोजेक वायरस में और रिट्रो वायरसेस। रिट्रो वायरसेस के एग्जांपल आपको पता है, एड्स वाला जो वायरस है वो रेट्रो वायरस, और जो कोरोना वाला वायरस है वो भी रेट्रो वायरस है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक तो डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड है ये। ठीक है। दूसरा, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आरएनए, क्योंकि आरएनए के अंदर सेकंड नंबर पे OH भी प्रेजेंट होता है, इसमें एक O कम होता है, इसीलिए तो इसको डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। ठीक है। अब डीएनए की जो स्ट्रक्चर दी थी 1953 के अंदर, वो वाटसन एंड क्रिक ने दी थी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो दी थी, ऐसा आपको याद होगा, ये वाली स्ट्रक्चर आपको याद आ जाती है। ठीक है। इन्होंने बताया था कि ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, सुगर, बेस और फॉस्फेट। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये तो एक होती है सुगर। ठीक है। इसके नंबर 1 कार्बन के ऊपर क्या लगा होता है, नाइट्रोजनस बेस। और ये 5 नंबर कार्बन पर जो CH2 था, यहां पर लगा होते हैं फॉस्फेट लगे होते हैं। ठीक है। तो अगर फॉस्फेट ना हो, केवल इतना जो पोर्शन है वो तो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, और विद फॉस्फेट क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियोटाइड। तो अगर बात करो, सुगर प्लस बेस है, ये तो है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट साथ में आ गया तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब इनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, देखिए आपको पता है कि ये जो शुगर तो है, ये तो डी ऑक्सी, देखिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, यहाँ पर जो है OH एंड होता है किसके अंदर, तो है राइबोज के अंदर। क्योंकि ये डीऑक्सी राइबोज है तो यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए लेस रिएक्टिव है। ठीक है। अच्छा, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की बात करते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस है, इनकी दो मेजर कैटेगरी है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या है, एडिनिन एंड गुआनिन, और पिरिमिडिन्स में क्या है, थायमिन। ठीक है ना। हाँ, यूरेसिल भी है। यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। इसके बाद एक जो आता है, चारगाफ रूल आता है। वैसे आपने फिजिक्स में तो किरचॉफ रूल पढ़ा है। ठीक है। यहाँ चारगाफ रूल्स आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब कहते हैं कि इनका जो अनुपात है ना, ये एक मतलब इस प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का जो अनुपात है वो एक रहे। यही रूल है, बस सिंपल, कभी पूछ ले तो बता देना। ठीक है। अच्छा, बी डीएनए, अब जो आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना डीएनए की, डीएनए के कई स्ट्रक्चर्स हैं, बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए।
लेकिन आप जो नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ते हो वो कौन से डीएनए की पढ़ते हो? बी डीएनए की पढ़ते हो। तो जैसे जेड डीएनए है, इसमें जिगजैग फॉर्म होती है, आप आगे की हायर क्लासेस में, ठीक है। लेकिन जो आप नॉर्मल जो आप पैरामीटर्स डिस्कस करते हो कि 10 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, ये ये उसकी जो डिस्टेंस होती है, ये सब क्या है? बी डीएनए की डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद डीएनए पैकेजिंग, ये हमने बड़ा ढंग से पढ़ा था। डीएनए पैकेजिंग अगर बात करो प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ये नेकेड होता है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्रोमोसोम का रूप लेता हो। सर्कुलर डीएनए है, सुपर कोइल्ड वाया एंजाइम गायरेज, ठीक है। ये मैं आपको उसमें समझाऊंगा, आप जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें डिटेल से। यूकैरियोट्स में क्या होता है? ये डीएनए होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। और उसमें क्या है, जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर के जो बनाते हैं वो क्या है? न्यूक्लियोसोम है। इसके बाद न्यूक्लियोसोम जो है वो फिर कोइलिंग करके क्या बनाता है? सोलेनोइड। और ये इसके ऊपर जो क्रोमोसोम के ऊपर आता है, क्रोमोसोम का जो प्रोटीन होता है स्कैफोल्ड प्रोटीन। अगर आप बात करो, अगर आप याद करो, अभी मैं आपको चित्र बना करके बताता हूँ। देखिए बेटा, ये प्रोटीन है स्कैफोल्ड प्रोटीन, और इसके ऊपर सोलेनोइड आता है, वो इस तरीके से इसके ऊपर फैला हुआ था। तो ये पूरी पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? क्रोमोसोम, ठीक है। अगर आप अपने पुराने नोट्स निकालेंगे तो आपको अच्छी तरह मैंने ये कराया हुआ है, कोर पार्टिकल और लिंकर डीएनए भी उसमें बताया हुआ है। जो जो डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटा होता है, वो कौन सा डीएनए है? कोर डीएनए। और जो दो दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए, वो कौन सा है? लिंकर डीएनए, ठीक है। आगे चलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन आपका डायग्राम बनाया हुआ होगा बेटा। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है, ये मैं ये मानता हूं कि इस बुक का या इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन मैंने शायद आपको वो कॉपी पे डायग्राम बना के यहाँ प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो उसको आप रेफर कर लें, अपनी कॉपी के अंदर आपका बना हुआ होगा डीएनए रेप्लिकेशन का। तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर एक हेलिकेज है, टोपोआइसोमरेजेस है, एसएसबी प्रोटीन है, और प्राइमेज एंजाइम्स है। इसके अलावा एक लाइगेज एंजाइम भी है, वो आगे बताया हुआ होगा। ये रहा। तो पूरे डीएनए रेप्लिकेशन को जो है ना, तीन चार पार्ट में बांटा हुआ है। पहला जो पोर्शन आ रहा है बेटा, वो ये देखो बेटा, ये क्या है? इनिशिएशन। इनिशिएशन जब होता है तो हेलिकेज एंजाइम आकर के लगता है, हेलिकेज आकर के लगता है तो ये डीएनए के जो वाइंडिंग है उसको खोल देती, ठीक है। टोपोआइसोमरेज क्या कहता है, या गायरेज एंजाइम कह दीजिए। ये क्या करता है, जब सुपर कोइलिंग होती है, जब डीएनए खुलता है, ऐसे खुलता है तो अंदर सुपर कोइलिंग, मैंने आपको बताया था, सुपर कोइलिंग को रिलीज करने का काम कौन करता है? टोपोआइसोमरेज। एसएसबी प्रोटीन क्या करते हैं, जब वो लड़ दोनों खुल जाती हैं, दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं, वो वापस रिकोइल ना हो जाए, रिवाइंड ना हो जाए, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? एसएसबी प्रोटीन। अब प्राइमेज का काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्राइमेज एक्चुअल में क्या है? एक आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को पहले से 3' OH एंड की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर एक आरएनए प्राइमर बना देता है। अब आपको हल्का सा मैं एक डायग्राम बना करके याद दिलाता हूं कि जो डीएनए था बेटा, अगर ये डीएनए आप खुला हुआ डीएनए बनाते हैं, ये इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो आप एंजाइम बनाएंगे वो हेलिकेज बनाएंगे, ये एसएसबी प्रोटीन्स यहाँ जुड़ी होती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर इसको मानो ये 5' है तो ये कौन सा हो जाएगा? 3', और ये 3' हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5', ठीक है। तो एक तरफ तो यहाँ पर एक प्राइमर बनेगा बेटा,
यहाँ पर प्राइमर बन के, और ये सीधा इलोंगेशन होगा। तो एक तरफ तो इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, और दूसरी तरफ क्योंकि ये टुकड़ों के अंदर सिंथेसाइज होगा, एक प्राइमर यहाँ लग गया, ऐसे चल गया, दूसरा प्राइमर लगा, फिर ऐसे चल गया, तीसरा प्राइमर लगा, फिर ऐसे चल गया, तो ये लैगिंग स्ट्रैंड है। और ये जो टुकड़े हैं ये क्या कहलाते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा याद आ गया होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले काफी डिटेल से मैंने आपको ये समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी जो शुरुआत है, यानी इसकी अनवाइंडिंग और प्राइमेज बनने की जो शुरुआत है, वो क्या कहलाती है? इनिशिएशन। इलोंगेशन के अंदर बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये मेन एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स है। जो ज्यादातर हम डिटेल्स पढ़ते हैं तो हम प्रोकैरियोट्स की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेन एंजाइम है, ये क्या करता है? कॉन्टिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड पे तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस करता है, और उधर ये टुकड़ों में करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के रूप में। एक बात ये ध्यान रखना, हमेशा ही जब आप डीएनए को इसको बनाओ ना, तो ये देखो 5' से 3' की ओर डीएनए बनाता है। यहाँ इसका 5' है, और यहाँ इसका कौन सा होगा? 3'। ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, तो लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये इलोंगेशन का है। अब टर्मिनेशन कैसे होता है? टर्मिनेशन ऐसे होता है कि जब पूरा हो जाता है, डीएनए दोनों में बन जाता है, तो टर्मिनेशन में मेन चीज क्या आती है? भाई जहां पूरा बन गया ना, लीडिंग स्ट्रैंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर बहुत सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, उन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल रेप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो जो पॉलीमरेज फर्स्ट आता है, वो क्या करता है? आरएनए प्राइमेज को रिमूव करता है। ये क्या करता है? ये आपका 5-2 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा रिमूव करता है, और नया डीएनए भी सिंथेसिस करता जाता है साथ में। ठीक है, और फिर जो बीच में गैप रह जाते हैं उनको सील करने का काम कौन करता है? लाइगेज। ठीक है, और टीलोमरेज क्या करता है? जब एंड में रह जाता है, पूरे एंड वाला जो काम है वो टीलोमरेज करता है। यानी अगर आप देखोगे बेटा कि जैसे आप ऐसे इस तरीके से जो प्राइमर लगेगा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा गौर से समझना बेटा। मैं अभी ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो बेटा, ये एक अगर फ्रेगमेंट है, ये 3' है, और ये इसका 5' है। तो यहाँ पर मान लीजिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? प्राइमर होगा, ये प्राइमर होगा, और प्राइमर से ये क्या है? आगे बढ़ जाएगा। ये यहाँ पर प्राइमर होगा, और प्राइमर से ये आगे बढ़ जाएगा, ऐसे चलेगा ना। तो देखिए ये 5' हो गया, और ये 3' हो गया, इधर भी ये 5' हो गया, ये 3' हो गया, ऐसे चलेगा। तो जो डीएनए पॉलीमरेज आएगा ना, वो क्या करेगा बेटा? तो यहाँ, क्योंकि इसका 3' OH एंड है, इसके साथ तो जोड़ता जाएगा, और इधर से हटाता जाएगा, यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन बीच में गैप तो रह जाएगा, आगे वाले के साथ सील नहीं कर पाता। वो सील करने का काम कौन करता है? लाइगेज। ऐसे ही आगे करेगा करेगा करेगा, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे 3' OH एंड नहीं था, इसलिए इसको नहीं बना पाएगा। इसीलिए अगर जब बार बार रेप्लिकेशन होगा, तो ऐसे तो डीएनए छोटा होता जाएगा, ये तो लास्ट वाला पार्ट बनेगा ही नहीं। तो इसको पूरा करने का काम जो करता है, यहाँ पर जो फ्रेगमेंट बनाने का काम करता है, वो कौन करता है? टीलोमरेज। ये बात मैंने आपको जो मेन लेक्चर था उसमें नहीं बताई थी, तो यहाँ गौर कर लेना, टीलोमरेज करता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब देखो, अब रिजल्ट क्या निकलता है कि डॉटर डीएनए जो भी बनता है, उसमें एक स्ट्रैंड कौन सा होता है? पेरेंटल स्ट्रैंड, और दूसरा न्यू स्ट्रैंड। इसको जो प्रूव करने का काम किया था, वो किसने किया था बेटा? चलो एक नाम लिखता हूं, मिजेल्सन एंड स्टाहल, इन्होंने किया था। मिजेल्सन एंड स्टोहल ने प्रूव किया था, N14 और N15 आइसोटोप्स यूज करते हुए इन्होंने जो एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा प्रूव किया था। तो इसकी ज्यादा डिटेल आपकी बुक के अंदर दी हुई मिलेगी। अब बात करते हैं हम सेंट्रल डोगमा की। सेंट्रल डोगमा क्या है? अगर आप बहुत सरल तरीके से इसे समझना चाहें, तो वो क्या कहता है? सेंट्रल डोगमा वन वे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बताता है। ये देखिए, ये क्या है? डीएनए,
और डीएनए से ये इंफॉर्मेशन जाती है किसके अंदर, ये आरएनए बनाता है, और आरएनए से ये जो इंफॉर्मेशन जाती है ये प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन जो है वो कोई ना कोई फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना ये क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये जो पूरा डायग्राम है, या ये जो फ्लो मैंने बनाया है, ये फ्लो क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा अगर हम समझें तो हमें ढंग से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझना होगा। एक चीज और ऐड की गई है सेंट्रल डोग्मा में, कि डीएनए से डीएनए की कॉपी किसके थ्रू बनती है, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन तो हम पढ़ चुके हैं, और हमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों हमें पढ़ने होंगे आगे। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन दोनों के अंदर अ, बताया हुआ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर, क्योंकि दोनों का थोड़ा थोड़ा जानकारी आपके सिलेबस में है। प्रोकैरियोट का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसमें जरा एक बात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे डीएनए हम बनाते हैं, जैसे ये डीएनए बनाया, और ये जो है वो सेकंड इसका स्ट्रैंड है। जब जब डीएनए कॉपी होगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन के रूप में आरएनए बनाएगा, तो इस तरीके से बनता है बीच में, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पर कौन सा एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, जो कि काम क्या करेगा, 5' टू 3' एंड बनाने का काम करेगा। इसमें कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस, नॉन सेंस, ये सब मैंने आपको एक दिन समझाया था, उसको गौर कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। अब इससे जो एमआरएनए बन के सामने आएगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया क्या? अरे बेटा, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, आप खूब प्रगति करें। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो स्टेप्स में आप देख रहे हैं, इनिशिएशन आ गया, यानी पहले जब स्टार्ट होगा वो। इलोंगेशन आ गया, इलोंगेशन में जब ये बढ़ता है आगे, फिर आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का एक तरीका है बेटा, टर्मिनेशन का क्या तरीका होता है, ये समझिए। जो टर्मिनेशन में जो एम आर एन ए बनेगा ना बेटा, एम आर एन ए, ठीक है, इसमें ज्यादातर क्या होता है, जी सी, जी सी, जी सी, जी सी, ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होगा कि एक ऐसे करके एक लूप बन जाता है लास्ट के अंदर, ऐसा। ठीक है, देखो, आप देखो, ये जी आ गया, ये सी आ गया, ये जी आ गया, ये सी आ गया। इधर देखोगे तो उल्टा चलेगा, तो ये जी आ गया, ये सी आ गया, ये जी आ गया, ये सी आ गया। तो ऐसा करने से इनके बीच में एक टेम्पररी बॉन्डिंग बन जाती है, जिस वजह से ये लूप बन गया है ना। ये लूप इसको टर्मिनेट करने का काम करता है। ये आपकी बुक में ढंग से नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे समझ लेंगे। कुछ कुछ में क्या होता है कि एक आता है रो फैक्टर। वो फैक्टर क्या करता है, यहाँ आकर के पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाता है, तो इसे टर्मिनेट कर देता है। तो ये दोनों ही मैकेनिज्म अवेलेबल है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर एमआरएनए पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, यानी एक एमआरएनए के अंदर बहुत सारे प्रोटीन बनने की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे उसका एक टुकड़ा जो है, एक सेगमेंट एक प्रकार का प्रोटीन बना रहा है, दूसरा सेगमेंट दूसरे प्रकार का प्रोटीन, तो पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलते हैं इसको। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर 3 पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसको याद रख लेना, आर एम टी, याद रख देंगे, आर एम टी। एच एम टी घड़ी आती थी, उसी प्रकार से याद रख लो भाई, आर एम टी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लग जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेजेस जो है इसमें है। मेनली आरएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करता है एमआरएनए के लिए। ठीक है, अब
लगभग ठीक वैसा ही प्रोसेस चलता है, इलोंगेशन और ये सब वैसे ही चलता है। लेकिन इधर क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद कुछ अलग प्रकार की एक्टिविटी है वहां तो। प्रोकैरियोट्स में तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद सीधा ही ट्रांसलेशन में चला जाता था, तो उनके लिए एक बात कही जाती है कि इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन इज कपल्ड विद ट्रांसलेशन, सीधा ही डायरेक्टली। ठीक है। लेकिन यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के बाद, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग जरूर होती है। तो प्रोसेसिंग होती है तो कैपिंग, फिर टेलिंग और स्प्लाइसिंग, तीनों प्रकार की प्रोसेसिंग चलती है। कैपिंग में क्या होता है, देखिए देखिए एमआरएनए बनता है ना बेटा, तो इसका एक 5 डैश एंड होता है और एक 3 डैश एंड होता है। ठीक है। तो 5 डैश एंड के ऊपर 7 मिथाइल गुआनोसिन जोड़ा जाता है, तो ये क्या है, कैपिंग कहलाता है। और 3 डैश एंड के ऊपर ए ए ए पॉली ए टेल जोड़ी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, टेलिंग बोलते हैं। ठीक है। और स्प्लाइसिंग में क्या है, जो बिना काम के होते हैं, इसमें से बीच में से पोर्शन, उनको क्या है, हटा दिया जाता है, वो क्या कहलाती है, स्प्लाइसिंग कहलाती है। ठीक है। अब मैच्योर एमआरएनए जो है, आपको पता है कि भाई यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो वहां से जो मैच्योर एमआरएनए, उसे साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और वो कहाँ पे जाता है, ज्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाता है, जहां पर क्या है, वो होते हैं राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम से वो क्या चलता है, वहां पर ट्रांसलेशन चलता है। ठीक है। हाँ मैडम। चलो, ट्रांसक्रिप्शन तक। अब इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आपको ये ज्यादा हो जाएगा, तो आप इतना आप ध्यान से पढ़ लें। मैं आपको होमवर्क देखो लास्ट में दूंगा, इसका पूरा चैप्टर हो जाएगा तभी होमवर्क दूंगा, प्रोसेस वही रहेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।